बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो मेरे साथ वही पहले फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, दूसरा फॉर्मेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और तीसरे फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लो अपनी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में कौन सी ट्रांजेक्शन है? हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000। हर्ष started business with cash rupees 1,80,000। ओके, सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। कैश आया बिजनेस में, एसेट आ गया कितना प्लस 1,80,000। स्टार्टिंग में आया हुआ पैसा लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट मेरी कैपिटल बन जाएगा वो, तो 1,80,000 मेरी कैपिटल बन गई। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 90,000। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 and on credit रुपीज 90,000। मैंने इस बार कैश में भी गुड्स खरीदे हैं और मैंने क्रेडिट पे भी गुड्स खरीदे हैं। ओके, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगी? मेरे पास गुड्स खरीदे मैंने, तो मेरे पास स्टॉक आया। स्टॉक एसेट होता है, ठीक है। तो पहला स्टॉक मैंने कैश में खरीदा, मैं यहां तक की एंट्री बता रहा हूं पहले। अगर कैश में खरीदा है तो माइनस 60,000 स्टॉक में ऐड हो जाएगा 60,000। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या था? एंड ऑन क्रेडिट, सॉरी 90 इसको 30 कर लो बेटा, 30,000 है। दूसरी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद बताओ कि 60 और 30 पहले तो टोटल गुड्स कितने हो गए मेरे? 90,000 हो गए ना। तो मेरे पास स्टॉक 90,000 का है टोटल। स्टॉक तो आएगा क्योंकि परचेज किया है, जिसमें से 60,000 तो मैंने यहां से परचेज कर लिए है ना, कैश में से, और जो 30,000 थे वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी किस नाम से बनेगी? क्रेडिटर के नाम से। तो वो मेरी लाइबिलिटी में जाके यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट आप लोग देख लेना क्या बन गई बेटा मेरी न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये कितने बन गए? 1,20,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू प्लस का 30,000, और ये कितने बन गए? 1,80,000। कैपिटल सेम एज इट इज रहेगी। उसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 एंड सॉरी for cash 40,000 costing rupees 24,000। sold goods for cash rupees 40,000 costing rupees 40,000, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मेरे सामान की कॉस्ट 24,000 रुपए है जो कि मैंने 40,000 में बेच दिया। सिंपल। ओके, अब क्या करते हैं हम इसको? मैंने गुड्स कितने के बेचे भाई?
24,000 के, तो स्टॉक में से तो मैं लेस कर दूंगा 24,000 जो कि उसकी कॉस्ट है। आप लिख देता हूँ, ये कॉस्ट लेस कर दी मैंने, ठीक है। बाकी मैंने कैश में कितने बेचे हैं 40,000 के, तो मेरे पास कैश आएगा 40,000 का। जब मैंने 24,000 के गुड्स 40,000 में बेच दिए तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 16,000 का। प्रॉफिट क्या करता है, मेरी कैपिटल को बढ़ाता है। ये 16,000 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 16,000 किस चीज के, प्रॉफिट के। जो गुड्स मैंने 24,000 के 16,000 में बेचे, इससे मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बन गई बेटा, नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ओके, तो कितने हो गए 1,60,000, ठीक है। 90 में से 24 गए 66,000 इज इक्वल टू 30,000। और मेरी कैपिटल कितनी होगी मेरी कैपिटल कितनी होगी भाई बताओ। सेम 180 प्लस 116, तो 16 और 16 और 10 90 80 10 90 1,96,000, ठीक है भाई 1,96,000, ठीक है। अब करते हैं बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 4 ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, रेंट पेड ₹5,000, उसके बाद फुल स्टॉप, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है पता है? आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। आप कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, और आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, ठीक है, और आपने इस पूरे साल का रेंट पे करना था, ठीक है भाई, आपको इस पूरे साल का रेंट पे करना था, या फिर हम इसको मंथ भी लेके चल सकते हैं, तो ठीक है। मान के चलो आपने क्या किया कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, और मान के चलो हर महीने का रेंट है बेटा 2,000। हर महीने का रेंट क्या होगा 2,000। आपने क्या किया कि जनवरी से लेके अगस्त तक का तो रेंट आपने पे कर दिया, ये पेड है। बट आपने अभी सितंबर से लेके दिसंबर तक का रेंट आपने पे नहीं किया। तो यानी कि कितने महीने का रेंट पे नहीं किया आपने, 1 2 3 4 4 महीने का रेंट पे नहीं किया। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मंथ्स का रेंट पे नहीं किया, ठीक है। जो हमने पे कर दिया वो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने का रेंट पे कर दिया। तो 2,000 इंटू में 8 8 दूनी 16,000 रुपये हमने पे कर दिए। और कितना पे नहीं किया, 2,000 इंटू में 4 8,000 रुपये हमने पे नहीं किया, ठीक है। सिंपल बात है। जो हमने रेंट पे नहीं किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं
आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि हमें वो पे करना था बट अब तक हमने पे नहीं किया है। कोई भी खर्चा था हमारा, वो हमें पे करना था बट अब तक हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग। तो यानी कि हमें अब वो पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर में, है ना भाई। देखो ऐसा तो नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको पे करनी है तो यानी कि ये लगा लो कि आपके ऊपर कर्जा हो गया, ये कर्जा है आपका, यानी कि आपको अब ये पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कर्जा क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। तो हम ऐसे खर्चों को आउटस्टैंडिंग के नाम पे बता देते हैं कि हमारी बुक्स में अभी भी वो स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि खड़े हैं वो खर्चे, तो उसको नाम दे दे बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ये रेंट हमारा क्या है? खर्चा है। ओके, तो करते हैं। पहले तो देखो रेंट पे कितना किया है? 5,000 का, मतलब जो खर्चा मैंने पे कर दिया वो तो 5,000 का खर्चा मैंने पे किया है, ठीक है, जो कि कैश में से मेरे लेस हो गया होगा 5,000 का। 2,000 का भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया बेटा? मेरी लाइबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में एक कॉलम बना दूंगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट में देखो, इससे मेरे स्टॉक के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना मेरे क्रेडिटर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट में मेरा कितना हो गया बेटा? 2,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी बन गई थी। अब एक बात बताओ, चाहे भले वो मेरा ये वाला खर्चा हो, चाहे भले मेरा ये वाला खर्चा हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पे करना है, और जो हमने पे कर दिया है तो दोनों खर्चे, और दोनों खर्चे मेरी लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? कम। सिंपल सी बात है, खर्चे मेरी लाइबिलिटी को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं, यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ये कितना बन गया? 1,55,000 प्लस 66,000 इज इक्वल टू, क्रेडिटर्स मेरे 30,000 के ही रहेंगे, आउटस्टैंडिंग मेरे लिए 2,000 का बन गया था, और मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 1,89,000 की, ठीक है। उसके बाद करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या है? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, और कॉस्टिंग कितनी है? कॉस्टिंग ₹30,000, यानी कि मैंने सामान बेच दिया, कितने का? 30,000 का सामान बेचा है 50,000 पे, बट इस बार हमने क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है। याद रखना, अगर हम कोई सामान अगर हम क्रेडिट पे बेचते तो हम क्या बन जाता है हमारे लिए? डेटर। तो एक कॉलम खोल देता हूँ मैं यहाँ पे डेटर्स का नाम का। मैंने सामान तो बेचा है बेटा कितने का? 30,000 का, तो स्टॉक में से तो मैं 30,000 रुपये लेस कर दूंगा। ये क्या है बेटा? मेरी कॉस्ट। कोई मेरे पास कैश आए नहीं आए तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इस बार मेरे डेटर्स बन गए कितने के? डेटर्स बन गए बेटा मेरे पूरे 50,000 के, क्योंकि मैंने उधार पे सामान बेचा है, मैंने कैश में नहीं बेचा। क्या मेरे क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट 30,000 का सामान मैंने 50,000 में बेचा था, तो 20,000 का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा। फिर से नई इक्वेशन बन गई, नाम दे देते हैं न्यू इक्वेशन। 1,55,000 प्लस 66 में से अगर 30,000 गए तो कितने बच गए? तो 36,000 प्लस ये 50,000 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000, और ये कितना बन जाएगा? 1,89,000 और प्लस में 20,000, तो 1,99,000 और 1,99,000 प्लस में 10 कितना हो गया? 2,09,000, ठीक है। अच्छा अब आते हैं सिक्स्थ में।
सिक्स्थ इक्वेशन क्या कह रही है, सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस। तो इसको भी समझ लेते हैं, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसको क्या कह रहा है, यहाँ पे समझ लेते हैं ना भाई, पेज को आपको बैठ करके। ये स्टार पॉइंट किसका था, सैलरी पेड इन एडवांस। भाई मान के चलो आपका कोई बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आप हो, ठीक है, और आपके इस बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ये क्या है, एम्प्लॉइज, ठीक है, ये सारे बहुत सारे एम्प्लॉइज है। आपने क्या किया कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, ठीक है, एकदम से, तो आपने इनको सैलरी पेड कर दिया एडवांस में, इन एडवांस, कि जाओ भाई 4 महीने की सैलरी मेरे से ले जाओ पहले, ठीक है, एडवांस में। अच्छा, अगर आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी तो अब इनकी लायबिलिटी है ना एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉइज की लायबिलिटी है कि आपके पास वो काम करेंगे। आपने मान के चलो 3 महीने की एडवांस में पे कर दी सैलरी, तो अब एम्प्लॉइज की ड्यूटी बनती है कि आपके लिए 3 महीने काम करेंगे। ये तो था एम्प्लॉइज के बिहाफ पे। आपके लिए क्या होगी ये चीज, आपने तब वो सैलरी एडवांस में पे कर दी ना, तो आप अब फ्री हो चुके हो कि अब एम्प्लॉइज मेरे लिए 3 महीने तक काम जरूर करेंगे, और ये आपके लिए एक एसेट की तरह ट्रीट होगी। फिर आपके लिए क्या बन गई, एसेट बन गई, क्योंकि उनको आपके लिए 3 महीने का काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो तो इसको हम नाम देते हैं बेटा, इसका हम एक और नाम दे देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं प्रीपेड सैलरी। जैसे आप फोन में रिचार्ज करवाते हो ना, होती है ना आपकी सिम प्रीपेड, तब आप महीने के स्टार्टिंग में रिचार्ज करवाओगे तभी तो आपके लिए वो चलेगी ना। तो यानी कि वो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी बन गई कि आपको 1 महीने के लिए सिम यूज करने के लिए देंगे वो, बट आपके लिए क्या बन गया, एसेट बन गया कि आप अब उस फोन को यूज कर सकते हो, उस सिम को, ठीक है। तो एसेट की तरह ट्रीट होगी। मैं यहाँ पे एसेट में एक और कॉलम बना देता हूं, प्रीपेड सैलरी का नाम, ठीक है। अच्छा, इससे मैंने सैलरी पे की है तो मेरा खर्चा हुआ है, खर्चा मेरे कैश को कम कर रहा है 3000 से, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट क्या मेरे स्टॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं। क्या मेरे डेटर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं। बट इस बार मेरी प्रीपेड सैलरी के नाम से एक एसेट बन जाएगा, कितने का, 3000 का। क्या मेरे क्रेडिटर्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या मेरी आउटस्टैंडिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस बार मेरी कैपिटल के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा इस बार मेरी कैपिटल को कम नहीं कर रहा, वो प्रीपेड है बेटा, वो मैंने पहले एडवांस में पे कर दी। और एडवांस में पे करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं एसेट। तो इस बार मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन 1,52,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्रीपेड का 3,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स का 30,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग का 2,000 और प्लस में मेरी कैपिटल होगी 2,09,000, ठीक है। इन सब का टोटल करके देखो सेम आए, ठीक है। पहले एसेट्स का टोटल देखते हैं, 1,52,000 प्लस में 36,000 प्लस में 50,000 प्लस में 3,000। तो इस साइड का टोटल आ रहा है बेटा मेरा, इस साइड का टोटल आ रहा था एसेट्स का 2,41,000। अब देख लेते हैं लायबिलिटीज का और कैपिटल का, 30,000 प्लस में 2,000 प्लस में 2,09,000, तो ये भी बेटा मेरा 2,41,000 का टोटल आ रहा है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। तो चलो बेटा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मेट बनाते हैं पहले, सीरियल नंबर्स, फिर दूसरा कॉलम बनता है बेटा ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओके। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,20,000, business started with cash ₹1,20,000, ठीक है, ओके। तो एसेट आई मेरे पास, कैश आई मेरे पास, कैश में कितना हो जाएगा 1,20,000 तो ऐड हो जाएगा, और मेरे लिए क्या बन जाएगी मेरी कैपिटल 1,20,000 की, ठीक है। लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड में कह रहा है बेटा गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम रोहित, गुड्स परचेज्ड for cash from रोहित। सिंपल सी बात बताओ, गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, कैश में परचेज किए हैं। अब चाहे वो किसी से भी परचेज किया हो हमने, चाहे किसी का भी नाम आया हो, कैश में तो परचेज किया ना, तो कैश के ऊपर इफेक्ट आना आएगा। तो पहली बात तो मेरे पास स्टॉक आया, गुड्स आए हैं, तो और स्टॉक कितने का है बेटा, ₹10,000, 10,000 के गुड्स हमने रोहित से परचेज किया, वो भी कैश में, तो कैश में से लेस हो जाएंगे 10,000, प्लस मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएंगे 10,000। क्या मेरी लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या मेरी कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। क्या बन गई बेटा मेरी न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई न्यू इक्वेशन। तो 1,10,000 प्लस 10,000 स्टॉक के इज इक्वल टू लायबिलिटीज वही 0 की 0 है, और कैपिटल मेरी 1,20,000 सेम है, 1,10,000 1,10 1,20,000 1,20,000 ये बन रही है। अब करते हैं बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 3। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कह रहा है रेंट रिसीव्ड ₹5,000, रिसीव्ड रेंट ₹5,000। इस बार मेरे को रेंट रिसीव हुआ है, पे नहीं किया है, और रेंट रिसीव होना मेरी क्या होती है, इनकम होती है। रेंट अगर रिसीव हुआ है तो कैश में 5,000 रुपए आगे होंगे, स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इनकम मेरी कैपिटल को क्या करती है, बढ़ाती है। इसके नीचे लिख दो इनकम, समझ जाओगे इनकम मेरी कैपिटल को बढ़ा रही है। क्या बन गई बेटा फिर से न्यू इक्वेशन, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं नाम न्यू इक्वेशन। तो ये कितनी होगी, 1,15,000 प्लस 10,000 मेरे स्टॉक के इज इक्वल टू लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट 0, और कैपिटल कितनी होगी बेटा 1,25,000, ठीक है। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सेम वही पॉइंट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरी आपको, उसमें रेंट था, इसमें आपको सैलरी पे करनी थी। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रीपेड सैलरी के बारे में बताया था ना, और रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में बताया था। रेंट तो आउटस्टैंडिंग था बट सैलरी प्रीपेड थी। इस बार क्या हुआ, खर्चा है मेरा ये रेंट, इस बार रेंट की जगह इस क्वेश्चन में मेरे पास सैलरी आ गई, ठीक है।
इस बार रेंट की जगह मेरे पास सैलरी आ गई, सेम वही है, रेंट की जगह आप सैलरी लिख लो। तो यानी कि आपका ये था कि आपने इतनी सैलरी तो पे कर दी, ठीक है, और कुछ महीने की सैलरी आपने पे नहीं की, यानी कि अब तक आपके बुक्स में खड़ी है वो, ठीक है, खर्चा है आपका, बट आपको पे करना पड़ेगा। सेम इसी एग्जांपल से समझ लेना, बस रेंट की जगह सैलरी का नाम ले लेना, क्योंकि सैलरी तो मेरा खर्चा है ना। तो सैलरी मैंने पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए है ना, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई। तो मैं लाइबिलिटीज में नाम डाल देता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। ट्रीट कैसे करेंगे, देखो, कैश के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्टॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो यानी कि मेरा खर्चा 2000 से बढ़ गया होगा, कितनी है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी मेरी 2000 की थी, तो 2000 से मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ गई होगी, तो खर्चा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग भले ही है बट है तो खर्चा, और खर्चा मेरी कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, सिंपल। तो अब देख लेते हैं इफेक्ट, न्यू इक्वेशन, कैश वही 1,15,000 का ही रहेगा, स्टॉक 10,000 का हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी 2000 की, बढ़ गई मेरी लाइबिलिटी, और कैपिटल मेरी 2 लाख, सॉरी 2000 से कम हो जाएगी, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,23,000। देख लो सेम इफेक्ट आएगा, 1,25,000 ये बन रहा है, 1,25,000 ये बन रहा है टोटल, ठीक है। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कर रहे हो आप लोग तो खर्चा है, सेम वही एग्जांपल पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या था, सैलरी पेड इन एडवांस थी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे, प्रीपेड सैलरी। तो इस बार उस वाले एग्जांपल में प्रीपेड इंश्योरेंस नाम डाल दो बस यहाँ पे, यानी कि वो खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया एडवांस में, ठीक है, सैलरी की जगह मैंने क्या नाम डाल दिया, यहाँ पे इंश्योरेंस डाल दिया, यानी कि खर्चा पहले ही पे कर दिया, पे कर दिया एडवांस में, है ना, एडवांस में पे कर दिया। इस वाले में क्या पे कर रहे थे हम, सैलरी एडवांस में पे कर रहे थे, इसमें क्या पे कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं एडवांस में। अगर एडवांस में पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बन गई होगी भाई, एसेट बन गया होगा ना, तो यहां पर नाम डाल दो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है भाई। प्रीपेड अगर बन गया इंश्योरेंस तो मेरे लिए एसेट होगी, बट आप खुद बताओ एक बार, जब आपने खर्चा पे किया है तो खर्चा पे करना आपके लिए क्या है, और कितना पे किया है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया है 1,000 रुपए, आपने खर्चा पे कर दिया, आपके कैश में से चला गया होगा 1,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट ये मेरे लिए एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो 1,000 रुपए यहाँ पे बढ़ जाएंगे, इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग के ऊपर सैलरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरी कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। न्यू इक्वेशन बन गई होगी फिर से, न्यू इक्वेशन 1,14,000 प्लस 10,000 मेरे स्टॉक के, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस वही 1,000 के, इज इक्वल टू 2,000 रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग के, और ये बन गई बेटा मेरी कैपिटल 1,23,000 की, सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें, 700 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सिंपल सी बात, हमारी कमाई है, तो 700 रुपए मेरे तो कैश में आ गए होंगे। क्या मेरे स्टॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मेरी कमाई हो रही है, और कमाई मेरी कैपिटल को इंक्रीज करती है, यहाँ पे लिख देता हूं इनकम, कर देते हैं, फिर से नई इक्वेशन बना देते हैं, फिर से नई इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन 1,14,000 में से अगर मैं 700 रुपीज घटा दूं तो कितने बचेंगे, सॉरी ऐड कर दूं,
तो कितने हो गए 1,14,700 प्लस 10,000 प्लस का 1000 प्रीपेड का हो गया, आउटस्टैंडिंग सेम टू सेम 2,000 है बेटा, और ये कितने बन गई 1,23,700। ठीक है, अब करते हैं बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000 और जिनकी कॉस्ट थी बेटा कॉस्टिंग ₹5,000। सेम है, बहुत बार कर चुके हैं इसको। तो हम 5,000 के गुड्स हमने 7,000 में बेच दिए, सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट तो मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगा, 5,000 की कॉस्ट मैंने यहाँ से लेस कर दी। कितने पैसे आए मेरे पास 7,000 रुपए आए हैं, तो यहाँ पे कैश में प्लस कर दूंगा 7,000। प्रॉफिट कितने का हो गया था, प्रॉफिट हो गया था बेटा मेरे 2,000 का, जो कि मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा और आउटस्टैंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, तो अब कर देते हैं इनको ऐड लेस। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा मेरा 1,21,700। ये हो जाएगा बेटा मेरा प्लस का 5,000 हो जाएगा, माइनस कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, आउटस्टैंडिंग के ऊपर 2,000, और भाई मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,25,700। ठीक है, अब करते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 8 में क्या कह रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। इस बार क्या हुआ कि ये ट्रांजेक्शन नहीं है, कि इस बार क्या हुआ कि गुड्स डिस्ट्रॉय है बेटा फायर से। ठीक है, यानी कि मेरे गोडाउन में कुछ सामान रखा था, यहाँ पे एक पॉइंट है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी कि कुछ सामान मेरे गोडाउन में रखे थे। ये भाई मेरा गोडाउन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सामान रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, और इस गोडाउन में लगी बेटा फायर, आग लग गई, और मेरे कुछ इनमें से सामान डिस्ट्रॉय हो गए। ये सामान मेरे डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, सामान जल गया। अच्छा, गुड्स रखे थे ये। ठीक है, तो पहली बात तो एक बात बताओ कि मेरे पास जो सामान आए उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक ही तो रखा होगा ना मेरे पास, तो स्टॉक तो मेरा जल गया होगा। अगर जल गया होगा तो स्टॉक में से तो लेस हो जाएगा। अच्छा, जो फायर लग गई, ठीक है, हम फायर लगने को भी हमारे एक तरीके से क्या होगा बेटा, लॉस हो गया हमारा। सिंपल सी बात है, लॉस हो गया है ना, गुड्स जलने का लॉस हो गया। और लॉस को हम कहां से लेस करते हैं, कैपिटल में से, यानी कि दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। अब देखते हैं इसकी, ये तो चीज आपको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुए बेटा, कितने के हुए हैं, ₹500। ठीक है, 500 रुपए के मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्या मेरे कैश के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, बट मेरे गुड्स 500 रुपए से कम हो गए होंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब मेरे फायर से डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, तो मेरे लॉस हो गया, और लॉस क्या करता है बेटा, मेरी कैपिटल को कम करता है। यहां लिख देता हूं मैं लॉस। बन गई बेटा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं कितनी बनी, 1,21,700। ये बन गई बेटा 4,500। ये बन गई बेटा, ये सेम टू सेम रहेगी 1,000। आउटस्टैंडिंग 2,000 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी प्लस का 1,25,000। अब देख लेते हैं ऐड करके, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले कर लेते हैं एसेट्स को ऐड। एसेट कितनी 1,21,700 प्लस में 4,500 प्लस में 1,000, तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 1,27,200। ठीक है, अब इसका टोटल देख लेते हैं। इसका भी टोटल 1,27,000 1,21,700 प्लस में 4,500 प्लस में 1,000। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे टोटल आएगा ना 200 आएगा टोटल में, तो 1,27,200 आएगा। तो बेटा 1,27,200 आ रहा है, दोनों का टोटल करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने माइनस में मिस्टेक कर दी थी, 1,25,200 आएगा। ओके, यानी कि मेरी
इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। ओके।